तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने अगले दलाई लामा चुने जाने को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। इसके लिए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। लेकिन अब अगले दलाई लामा कैसे चुने जाएंगे, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तिब्बत चीन के कब्जे में है और वो इस प्रक्रिया में अपनी दखलंदाजी चाहता है। ऐसे में अगला दलाई लामा कौन होगा, ये कैसे तय होता है, बताएंगे इस वीडियो में। दलाई लामा ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, 1969 में ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि संबंधित लोगों को ये तय करना चाहिए कि भविष्य में दलाई लामा के पुनर्जन्म जारी रहने चाहिए या फिर नहीं। उस वक्त ये भी कहा, जब मैं लगभग 90 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं तिब्बती बौद्ध परंपराओं के उच्च लामाओं, तिब्बती जनता और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करने वालों अन्य संबंधित लोगों से परामर्श करूंगा ताकि ये पुनर्मूल्यांकन किया जा सके कि दलाई लामा संस्था जारी रहनी चाहिए या फिर नहीं। इसके लिए दुनिया भर से बौद्धों ने मुझे कारणों के साथ पत्र लिखकर दलाई लामा की संस्था को जारी रखने का आग्रह किया है। विशेष रूप से मुझे तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों से विभिन्न माध्यमों से संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें यही अपील की गई है। इन सभी अनुरोधों के अनुसार मैं पुष्टि कर रहा हूं कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी। मैं इस बात को दोहराता हूं कि गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को भविष्य के पुनर्जन्म को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार है। किसी दूसरे को इस मामले में हस्तक्षेप करने का ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, दलाई लामा 6 जुलाई को 90 साल के होने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने ये पोस्ट किया और अपनी स्थिति को साफ कर दी, यानी कि दलाई लामा की परंपरा चलती रहेगी। इससे साफ हो गया है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। लेकिन ये कैसे चुने जाते हैं, इसे जानने के लिए अभी के दलाई लामा के चुने जाने की कहानी को जानना भी जरूरी है। इस वक्त के और 14वें दलाई लामा यानी तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत में हुआ था। उनका नाम लामो थोंडुक था। उनका परिवार तिब्बत के उत्तर पूर्वी इलाके में खेती करता था। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार दलाई लामा की आत्मा फिर से जन्म लेती है, यानी कि पुनर्जन्म का सिलसिला होता है। जब 13वें दलाई लामा का निधन हुआ तो एक खोजी दल बनाया गया। उस खोजी दल को कुछ संकेतों और सपनों के बाद लामो का नाम का एक बच्चा मिला। उस बच्चे ने पहले के दलाई लामा की चीजों को पहचाना और कहा, ये मेरा है, ये मेरा है। ये देखते ही मौजूद बौद्ध खोजी दल के लोगों ने घुटने टेक दिए। 1940 में महज 4 साल की उम्र में उन्हें आधिकारिक रूप से दलाई लामा के रूप में पहचाना गया और तिब्बत की राजधानी लासा के पोटाला पैलेस में स्थापित कर दिया गया। दलाई लामा ने कहा है कि उनके उत्तराधिकारी को पुराने रीति रिवाजों के अनुसार ही खोजा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस में भी ये बात कही है। गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को यह काम सौंपा गया है। 2015 में ये ट्रस्ट उन्होंने ही बनाया था। प्राचीन समय में वरिष्ठ भिक्षुकों को कुछ संकेत और सपने आते थे। इससे उन्हें एक ऐसे बच्चे की पहचान में मदद मिलती थी जिसमें दलाई लामा बनने के लिए कुछ खास बातें मौजूद होती थी। ये परंपरा 14वीं सदी से चली आ रही है। आमतौर पर यह खोज दलाई लामा की मृत्यु के बाद शुरू होती है, लेकिन दलाई लामा ने इसके लिए कुछ और तरीके भी बताए हैं। वो अपने जीवन काल में ही किसी उत्तराधिकारी को उत्पन्न कर सकते हैं और अगर राजनीतिक दखलंदाजी होती है तो वो इस पर पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। दलाई लामा का उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो तिब्बती बौद्ध परंपरा में दलाई लामा का चयन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। मान्यताओं के मुताबिक वर्तमान दलाई लामा के देहांत के बाद उनकी आत्मा एक नवजात शिशु में पुनर्जन्म लेती है। पिछले दलाई लामा के निधन के बाद एक शोक का समय होता है। इसके बाद अगले दलाई लामा की खोज वरिष्ठ लामाओं द्वारा संकेतों, सपनों और भविष्यवाणियों के माध्यम से होती है। दलाई लामा के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चिता से निकलने वाले धुएं की दिशा, मृत्यु के समय वो जिस दिशा में देख रहे थे, वो स्थिति भी अगले दलाई लामा की खोज में मददगार होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार सालों लग जाते हैं। एक से ज्यादा बच्चों में भी मौजूदा लामा के बताए हुए लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि संभावित बच्चे के मिलने के बाद उसकी पुनर्जन्म के तौर पर पहचान करने के लिए उसे पहले के दलाई लामा की चीजों जैसे कि माला या फिर छड़ी को पहचानने की परीक्षा ली जाती है। अगर संभावित बच्चा इसमें सफल रहता है तो उसे बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति और दर्शन की शिक्षा दी जाती है। अब तक जितने भी दलाई लामा हुए उनमें से सिर्फ एक का जन्म मंगोलिया में हुआ था और एक का जन्म पूर्वोत्तर भारत में हुआ था। इसके अलावा बाकी दलाई लामा को तिब्बत में ही ढूंढा गया था। अब देखना होगा कि अगले दलाई लामा को कैसे ढूंढा जाएगा, क्योंकि तिब्बत इस वक्त चीन के कब्जे में है और चीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। चीन इसमें भी अपनी दखलंदाजी चाहता है। चीन के मंत्री का कहना है कि केंद्रीय चीन की सरकार के मंजूरी के बिना दलाई लामा को नहीं चुना जाएगा। हालांकि इस पर जो दलाई लामा है उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया जिस तरीके से चलती आ रही है उसी तरीके से चलती चली आएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।